पढ़ेंगे एल्काइल आइसोमर्स। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। अब एल्काइल आइसोमर्स पढ़ने से पहले हमें ये चीज समझना है एक बार, एल्काइल कौन होते हैं। देखो, एल्केन से जब एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो क्या बनता है, एल्काइल बनता है। जैसे कि हम सबसे सिंपलेस्ट एल्केन लेते हैं CH4, ये क्या है, मीथेन। अब इसमें से अगर एक हाइड्रोजन हट जाए, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, CH3। ये जो बना है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मिथाइल। ये क्या है हमारा, मीथेन। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन हटा है उसके जगह पे कोई ना कोई ग्रुप लगता है और वो कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। मान लो यहाँ पे हम किसके बारे में अभी पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, हैलोजन लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कोई भी हैलोजन लगा है। अब देखो क्या है, यहाँ पे एल्काइल का नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 1 है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या है दिख रहा है, CnH2n+2 है। ये कैसे आया है, अगर हम n को 1 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, H4 आएगा। तो इसका मतलब ये याद रखो कि एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। अब अगर हम एल्काइल में आए तो एल्काइल में हमारा क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 4 नहीं, हाइड्रोजन 3 है। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे जो ये इसके पास 2n+2 था, यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम करना है ना, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, जनरल फॉर्मूला CnH2n+1। तो और साथ में क्या होगा, कोई भी वो Z अटैच होगा। मतलब यहाँ पे ये है कि एल्काइल का यहाँ पे जनरल फॉर्मूला क्या याद रखोगे, CnH2n+1 और साथ में वो Z है। Z के जगह पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो अभी देखो, पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि कैसे एल्केन के आइसोमर्स बनते हैं, और इस क्लास में हमें क्या पढ़ना है कि कैसे एल्काइल के हम क्या करते हैं, आइसोमर्स बना सकते हैं। तो इन दोनों को जब हम रिलेट करेंगे तो हम एल्काइल के आइसोमर्स ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इसीलिए मैं पहले एक एक एल्केन के बारे में बता रही हूँ, फिर एल्काइल के आइसोमर्स बनाना स्टार्ट करूंगी। अब देखो, यहाँ पे n का नंबर जब 1 था तो CH4 बना। जब n का नंबर अगर 2 होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, C2H6, ये बन गया। अब C2H6 है, C2H6 का अगर एल्काइल फॉर्म बनाना चाहो तो क्या बनेगा, यहाँ पे C2H5 और साथ में क्या होगा, Z, कोई भी ग्रुप हो सकता है। इसका मतलब हम जो एल्काइल के आइसोमर्स यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, तो हम एल्काइल के आइसोमर्स का जनरल फॉर्मूला यहाँ पे RZ की तरह दिखा सकते हैं, जिसमें R हमारा एल्काइल ग्रुप है और Z हमारा कोई भी फंक्शनल ग्रुप है। और R का जनरल फॉर्मूला क्या याद रखना है हमें, CnH2n+1, ठीक है। अब देखो, मान लो यहाँ पे अभी हम समझने के लिए यहाँ पे Z क्या ले लेते हैं, कोई हैलोजन ले लेते हैं, और हैलोजन में भी हम कौन सा ले रहे हैं, मान लो क्लोरीन ले लो। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, C2H5Cl। तो क्वेश्चंस यहाँ पे ऐसे आता है कि C2H5Cl के आइसोमर्स बनाओ, ठीक है। तो अभी हम सेकेंड नंबर से स्टार्ट नहीं कर रहे, अभी हम तीसरे वाले से बताना स्टार्ट करेंगे। अब मान लो अगर n का नंबर अगर 3 है, तो n का नंबर 3 होने का मतलब एल्केन का फॉर्मूला क्या बनेगा, C3H8। यहाँ पे फिर से अगर एक हाइड्रोजन हट जाए और हैलोजन अगर यहाँ पे जुड़ गया है, वो भी कौन सा, क्लोरीन, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C3H7Cl। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है, मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C3H7Cl, ये है क्वेश्चन, ठीक है। राइट द पॉसिबल, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C3H7Cl, ठीक है। तो अब हम पहले इसका आइसोमर बनाएं, उससे पहले इस चीज को समझ लो कि C3H8 के आइसोमर्स कैसे बनेंगे। देखो, C3H8 का आइसोमर बनाना है तो कितने पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं, एक बार तीनों कार्बन को क्या कर दो, सीधे लगा दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH3, ये एक पॉसिबिलिटी है C3H8 को बनाने का।
दूसरा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, C3H8 को सीधे ही लगा सकते हो। इसका मतलब C3H8 का सिर्फ एक ही पॉसिबल आइसोमर बन सकता है, और वो भी सिंपल कैसा बनेगा, N प्रोपेन। यही एक पॉसिबल आइसोमर है जो C3H8 का बनता है। तो इसका मतलब क्या हम बोलेंगे कि C3H7Cl का भी एक ही आइसोमर बनेगा? तो नहीं, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखनी है। जैसे अगर तुमसे C3H7 का आइसोमर बनाने को बोला, तो उसके पेरेंट हाइड्रोकार्बन के पास जाओ। पेरेंट हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर अगर पता है ना, तो ये एल्काइल के आइसोमर्स बहुत इजीली बन जाएंगे। तो इसका पेरेंट कौन है, C3H8। तो C3H8 का स्ट्रक्चर बना लो। अब जब तुमने स्ट्रक्चर बनाया, तो तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि कितने इस स्ट्रक्चर में कितने डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन जुड़े हुए हैं। यहाँ पे तुम्हें क्या याद देखना है, डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन अटैच्ड। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि इस स्ट्रक्चर को मैं यहां बनाती हूँ, CH3 CH2 CH3। ये क्या है, ये है पेरेंट हाइड्रोकार्बन ऑफ C3H7Cl। ठीक है, अब देखो इसमें से तुम्हें ये बनाना है, तो एक बात ध्यान रखो, जितने डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन अटैच्ड होंगे उतने डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमर्स बनेंगे। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन, उतना ही क्या मिलेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमर। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इसमें जितने डिफरेंट कार्बन अटैच होंगे उतना हमारे पास डिफरेंट पॉसिबल आइसोमर्स बन सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या है, CH3, ये सबसे एंड वाला CH3 और ये सबसे एंड वाला CH3 दोनों ही एक ही टाइप के हैं। अगर हम दोनों में से किसी के भी हाइड्रोजन को हटा के अगर क्लोरीन को यहाँ लगाए, चाहे क्लोरीन को यहाँ लगाए, दोनों में ही सेम ही नाम क्रिएट होगा। अगर यहाँ पे एक बार मान लो हाइड्रोजन हटाते हो, CH3 CH2 CH2Cl, मान लो अगर यहाँ पे एक बार हाइड्रोजन हटा के हमने इस जगह पे क्लोरीन लगा दिया, ठीक है, इस वाले कार्बन से। ठीक, अब अगर एक बार मैं इससे हटाती हूँ तो क्या बन जाएगा, CH2Cl CH2CH3। तो दोनों ही सेम ही टाइप के कार्बन है। क्यों? क्योंकि दोनों का नोमेनक्लेचर एक ही पड़ रहा है। यहाँ पे भी नाम क्या पड़ेगा, 1 क्लोरोप्रोपेन, और यहाँ पे भी क्या नाम पड़ रहा है, 1 क्लोरोप्रोपेन। यहाँ पे भी क्या नाम पड़ रहा है, 1 क्लोरोप्रोपेन, और यहाँ पे भी क्या है, सेम ही नाम पड़ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों की क्या है, सेम टाइप के कार्बन है। चाहे फंक्शनल ग्रुप तुम इससे अटैच करो चाहे इससे अटैच करो, एक ही पॉसिबल आइसोमर बनेगा। तो इसका मतलब क्या है, जो सेम टाइप के कार्बन तुम्हें दिखे ना, उस पे सेम नंबर डाल दो। तो इस पे हम क्या नंबर डालेंगे, इस पे हम फर्स्ट नंबर डालेंगे, इस पे भी हम क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर डाल देते हैं, क्योंकि दोनों सेम टाइप के कार्बन है। दोनों के हाइड्रोजन हटा के अगर कहीं से भी फंक्शनल ग्रुप जोड़ते हो तो सेम ही नाम आएगा, और जब तक नाम सेम है तब तक आइसोमर भी क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब एक पॉसिबिलिटी इन दोनों में से किसी एक कार्बन से है। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये वाला कार्बन, ये कार्बन डिफरेंट है ना, यहाँ पे क्लोरीन अगर जोड़ोगे तो नाम क्या पड़ेगा, 2 क्लोरोप्रोपेन। यहाँ का अगर हाइड्रोजन हटे तो नाम क्या पड़ेगा, 2 क्लोरोप्रोपेन। तो इसका मतलब ये डिफरेंट कार्बन है, तो इसको हमने क्या दे दिया, सेकेंड नंबर दे दिया इसका। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जितने डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन उतने डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमर। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये है कि C3H7 की पॉसिबल कितने आइसोमर्स बन सकते हैं, 2 आइसोमर्स बनेंगे। एक कब बनेगा, जब हम इन दोनों में से किसी एक का हाइड्रोजन हटा के वहां पे क्लोरीन लगा दे, जो कि मैंने ये वाला बनाया है। और एक कब बनेगा, ये पहला पॉसिबिलिटी है।
अब मर्जी तुम, ये दोनों सेम ही है, ठीक है। और दूसरा पॉसिबिलिटी आइसोमर का कब है, जब यहाँ से क्लोरीन हट जाए, यहाँ से हाइड्रोजन हट जाए, क्लोरीन लग जाए, मतलब CH3 CH Cl CH3। इसका नाम क्या पड़ेगा, 2-क्लोरो-प्रोपेन, या फिर इसे क्या बोल सकते हो, सेकेंडरी प्रोपाइल। अब हम दूसरा एग्जांपल एक लेते हैं। अभी तक हमने क्या किया था, n=3 रखा था। अब हम देखेंगे जब हम n का नंबर 4 रखते हैं तब हमारे कितने पॉसिबल आइसोमर्स बन सकते हैं। इन दोनों का मैंने इसीलिए नहीं बताया क्योंकि यहाँ पे एक ही आइसोमर बनेगा, यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे C2H6 है, ऐसे ही तो लिखोगे। अब यहाँ पे अगर C2H6 का भी एक ही आइसोमर बनता है जो कि ये है, और C2H5Cl का भी अगर आइसोमर बनाना है तो एक ही आइसोमर बनेगा। क्यों, क्योंकि क्लोरीन चाहे यहाँ लगे चाहे यहाँ लगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें इसका भी एक आइसोमर है, इसका भी एक आइसोमर बनेगा, इसमें इसका भी एक आइसोमर है, इसका भी एक ही आइसोमर बनेगा, इसलिए इन दोनों को डिस्कस नहीं किया गया। अब हम डिस्कस करेंगे जब n का नंबर हमारा क्या होता है, 4। अगर n का नंबर 4 होगा तो एल्केन क्या बनेगा, C4H क्या हो जाएगा, 10। जब n का नंबर 4 होगा तो एल्केन का फॉर्मूला क्या बनता है, C4H10। तो एल्काइल क्या बनेगा, C4H9, और यहाँ पे मान लो क्लोरीन अटैच्ड है, तो ये स्ट्रक्चर दिया रहेगा। तो तुमसे क्या पूछा जाएगा क्वेश्चन, यहाँ पे यही लिख दिया जाएगा, राइट ऑल पॉसिबल आइसोमर ऑफ क्या, C4H9Cl, ये बनाने को बोल दिया जाए तो बहुत सिंपल है। देखो C4H9Cl बनाने को बोला है तो पहले तुम C4H10 के सारे पॉसिबल आइसोमर्स बना लो। कैसे सारे पॉसिबल आइसोमर्स बनाओगे, देखो C4H10 को कैसे कैसे बना सकते हो ये तुम्हें देखना है। 1 2 3 4, सबसे सिंपल अरेंजमेंट तो यही होता है कि चारों को पहले एक साथ सीधे सीधे बना दो, CH3 CH2 CH2 CH3, ये बन गया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि 3 को सीधे लगा दो और एक को सेकंड पोजीशन पे, CH, ठीक है। तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। अब कोई तीसरी पॉसिबिलिटी है क्या, 4 कार्बन को और किसी तरीके से लगा सकते हो क्या, यही 2 पॉसिबिलिटीज है C4H10 के लिए, ठीक है। अब हमने जब देखा कि इसके 2 ही पॉसिबल आइसोमर्स है, C4H10 के 2 आइसोमर्स बने हैं, तो अब इसके 2 बन रहे हैं ना, तो ये बिल्कुल नहीं है कि C4H9Cl के भी 2 ही बनेंगे। अब हमें इसके बनाने के लिए क्या ढूंढने पड़ेंगे, जो 2 पॉसिबल आइसोमर्स बने हैं उनमें हमें क्या ढूंढना होगा, डिफरेंट कार्बन। जितना डिफरेंट कार्बन बनेगा उतना ही क्या बनेगा, उतना आइसोमर बनेगा एल्काइल का। समझ आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे देखो, अब हम पहले वाले पे आते हैं। अगर हम देखें तो इसका नेचर मतलब ये और ये सेम ही टाइप का है, चाहे क्लोरीन यहाँ लगाओ चाहे क्लोरीन यहाँ लगाओ, दोनों में ही नाम क्या पड़ेगा, 1-क्लोरो-ब्यूटेन। तो हम इन दोनों को सेम नंबर दे देते हैं, इसका 1, इसका भी क्या होगा 1, ठीक है। अब अगर हम देखें तो ये भी सेम है, अगर क्लोरीन यहाँ लगाते हो तो भी 2-क्लोरो-ब्यूटेन नाम होगा, और यहाँ लगाते हो तो भी क्या पड़ेगा, 2-क्लोरो-ब्यूटेन। तो दोनों ही सेम टाइप के कार्बन है ना, तो इसका नंबर क्या हो जाएगा 2, ये भी, इसका भी नंबर क्या हो जाएगा 2। अच्छा, ये अलग कब हो जाते, अगर मान लो यहाँ पे इस वाले के साथ यहाँ अगर एल्काइल ग्रुप जुड़ा होता ना तो हम ये कहते कि ये और ये क्या है, अलग अलग कार्बन है। तो देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर में 2 पॉसिबल कार्बन है, तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर इस N ब्यूटेन से हम कितने आइसोमर्स बना रहे हैं, 2 आइसोमर्स बनाएंगे। और 2 आइसोमर्स कब कब बनाएंगे, एक बार जब यहाँ से क्लोरीन निकालो या फिर यहाँ से या फिर यहाँ से और यहाँ से। तो वो 2 पॉसिबल आइसोमर्स कैसे बनेंगे, मैं यहाँ बना देती हूँ, CH3 CH2 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 Cl बनेगा, ये बन गया। इसका नाम क्या पड़ेगा, N ब्यूटाइल, ये हो गया N ब्यूटाइल। एक और पॉसिबिलिटी क्या थी, सेकंड वाले नंबर से हम हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा सकते हैं, तो ये पहला आइसोमर। दूसरा आइसोमर कैसा बनेगा, CH3 CH2
CHCl और CH3। तो अब इसका नाम क्या पड़ा है, ये क्योंकि दो एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है इसीलिए यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल। देखो नाम अलग अलग आ रहे हैं ना, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, अब देखो क्या करना है हमें, ये ही दो पॉसिबल आइसोमर्स बन रहे थे एन ब्यूटेन से। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर इस स्ट्रक्चर पे देखना है। तो देखो इस स्ट्रक्चर में कितने टाइप के डिफरेंट कार्बन प्रेजेंट है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये तीनों सेम ही है। तो सेम कार्बन तो सेम नंबर 1 1 1। ठीक है, तो इसका मतलब इससे एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ इन तीनों में से किसी कार्बन का एक हाइड्रोजन हट जाए, उसकी जगह क्लोरीन लग जाए। एक पॉसिबिलिटी क्या है, ये कार्बन डिफरेंट है ना, तो ये कार्बन डिफरेंट है तो इसको सेकंड नंबर दे दो। तो इसका मतलब यहाँ पे भी दो ही पॉसिबिलिटीज जनरेट हो रही है। तो यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी कब होगा, जब CH3 CH CH3 और यहाँ क्या हो जाएगा CH2Cl हो जाए, इस तरीके का स्ट्रक्चर। और एक पॉसिबिलिटी कब है, जब क्या हो जाएगा CH3 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 और ये बीच वाले का इसका ये हाइड्रोजन हटके यहाँ पे क्या लग गया Cl। तो इसका नाम क्या पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसे कार्बन से अटैच है जिसके आसपास 3 एल्काइल ग्रुप है, तो इसका नाम क्या पड़ेगा, टर्ट ब्यूटाइल। इसे क्या बोलेंगे हम, टर्ट ब्यूटाइल। और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटाइल। ये क्या है हमारा, आइसोब्यूटाइल। इसका मतलब यहाँ से हमने क्या समझा कि C4H9Cl के 4 पॉसिबल आइसोमर्स बन रहे हैं। कैसे पहचाना, उसके पेरेंट हाइड्रोकार्बन के पास जाओ, उसके जितने आइसोमर्स होंगे उनमें डिफरेंट डिफरेंट कार्बन ढूंढो, जो डिफरेंट कार्बन होंगे उतने डिफरेंट आइसोमर्स हमें मिलेंगे। ये इतना सिंपल है और बहुत मैक्स टू मैक्स C5 N का नंबर 5 या N का नंबर 6 हो वही तक पूछा जाता है, उससे बहुत ऊपर नहीं पूछा जाएगा। तो बस ये था जब हमारा N का नंबर क्या था 4। अब हम अगर चाहें तो एक और कर सकते हैं, जब हमारा N का नंबर क्या होगा 5। जब N का नंबर 5 होगा तब एल्केन का जनरल फॉर्मूले के हिसाब से क्या बन जाएगा, C5H12। और यहाँ पे अगर एल्काइल का आइसोमर बनाना है तो हमें क्या करना है, हाइड्रोजन हटा देंगे, एक नंबर कम हो जाएगा C5H11Cl। मान लो अगर बोल दिया जाए कि इसका पॉसिबल आइसोमर बनाओ, तो मैंने बोला था ना कि क्वेश्चन में तुम्हारे पास कैसे आएगा, C5H11Cl का आइसोमर बनाओ। तो अब तुम्हें ये देखना होगा ना कि इसका पेरेंट एटम कौन है, इसका पेरेंट हाइड्रोकार्बन कौन है। तो एक नंबर क्या कर दो, बढ़ा के चलो। जैसे यहाँ पे इसका पेरेंट कौन था C5H12 ना, तो इसका पेरेंट एटम ढूंढने के लिए क्या कर दोगे, जो भी फॉर्मूला दे रखा है C5H11 दिया है तो समझ जाओ कि एक हाइड्रोजन बढ़ा के उसका जो भी फॉर्मूला बनेगा वो उसका पेरेंट हाइड्रोकार्बन होगा, दैट इज C5H12 इसका पेरेंट है। अगर बोल दिया जाए C4H9Cl बनाओ तो एक हाइड्रोजन बढ़ा दो, C4H10 इसका पेरेंट एटम है, उसके पॉसिबल आइसोमर्स बना लो, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कार्बन ढूंढ लो, जितने डिफरेंट कार्बन उतने पॉसिबल आइसोमर्स बनेंगे। ठीक है, तो बस तुम्हें क्या करना है, जो भी क्वेश्चन दिया है, जैसे यहाँ पे C5H11Cl के पॉसिबल आइसोमर्स बनाने को बोला, तो तुम्हें क्या करना है, पहले पेरेंट हाइड्रोकार्बन ढूंढना है। फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप 1 तुम्हारा क्या है, पेरेंट हाइड्रोकार्बन ढूंढो। जब तुमने पेरेंट हाइड्रोकार्बन ढूंढ लिया तो उसके बाद तुम्हारा स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 क्या होगा तुम्हारा, डिफरेंट कार्बन ढूंढो। जितने डिफरेंट कार्बन होंगे उतने डिफरेंट आइसोमर्स बनेंगे, उतने डिफरेंट आइसोमर बनेंगे। ठीक है, तो इसी स्टेप से अगर चलोगे तो आंसर की हर जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसका आंसर आराम से निकल जाएगा। और मैक्स टू मैक्स N का नंबर जब 6 या 7 इतने तक ही पूछा जाता है जो कि बच्चा आराम से बना सकता है। तो यहाँ पे C5H11Cl का बनाना है तो हम पहले क्या बनाएंगे, C5H12 का। तो C5H12 का कितने पॉसिबल आइसोमर्स बन सकते हैं, एक बार पांचों को सीधे लगा दो, 5 ये बन गया, CH3 CH2 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 CH3। ठीक है, फिर ये पहला बना है,
दूसरा क्या है, दूसरा क्या कर सकते हो, 4 को एक साथ लिख दो, एक सेकेंड पोजीशन पे लिख दो, CH3 CH3 CH CH2 CH3। ये दूसरा पॉसिबल आइसोमर बना है और ये हम किसका बना रहे हैं, C5H12 का बना रहे हैं। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, 3 को ऐसे लिख दो और 4 5 एक ऊपर बना दो एक नीचे बना दो, CH3 CH3 CH3। ठीक है, तो ये पॉसिबल आइसोमर्स बन सकते हैं C5H12 के। ठीक है, हमने स्टेप 1 कर लिया। अब हमारा दूसरा काम क्या है, हम डिफरेंट डिफरेंट कार्बन ढूंढेंगे, जितने डिफरेंट कार्बन उतने डिफरेंट आइसोमर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम सबसे पहले इसमें आते हैं, इसका नेचर सेम है तो दोनों को फर्स्ट नंबर दे दो, ये भी फर्स्ट ये भी फर्स्ट। ठीक, अब देखो क्या है, बच्चे क्या कर सकते हैं कि उनको लगेगा अरे ये तीनों ही कार्बन में तो CH2 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 कर रखा है तो ये तीनों ही एक ही जैसे, नहीं ये तीनों एक जैसे नहीं है, क्योंकि जब तुम क्लोरीन यहाँ लगाओगे या यहाँ लगाओगे तो नंबरिंग क्या आएगी, 2 क्लोरोपेंटेन लिखोगे। लेकिन अगर क्लोरीन यहाँ लगाओगे तब उसका नाम बदल के क्या हो जाएगा, 3 क्लोरोपेंटेन, क्योंकि ये मिड वाला कार्बन पड़ रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब इन दोनों का नेचर सेम है, इन दोनों को सेम नंबर दे दो 2, और इसका अलग नेचर है तो इसको 3 नंबर देंगे। तो इसका मतलब इस पहले वाले से हमारे पास कितने आइसोमर्स बन रहे हैं, 3 आइसोमर्स बन रहे हैं। ठीक है, अब हम इसमें आते हैं। अब जब हम इसमें आएंगे तो बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि उनको लगता है कि ये कार्बन और ये कार्बन, इन तीनों का ही नेचर एक जैसा है क्योंकि तीनों ही CH3 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 दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो डिफरेंट कब हो जाता है, जब देखो क्या कर रहे हो, जब तुम इस वाले को सेलेक्ट करते हो तो 1 2 3 4, तो इस चेन में इसके पास ये इसका सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप पड़ रहा है। ठीक है, जब तुम अगर मेन चेन इसको लेते हो 1 2 3 4, तो इसके लिए भी ये इस वाले चेन के लिए भी ये सेकंड पे मिथाइल ग्रुप पड़ रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों का ही नेचर सेम है, दोनों के ही अगर हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगाएंगे तो सेम ही नाम पड़ेगा, वो करके तुम देख लेना। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ से चलते हैं, लेकिन अगर हम इस वाले कार्बन के लिए यहाँ से चलते हैं 1 2 3 4, तो हमें क्या दिख रहा है कि थर्ड पोजीशन पे इसके मिथाइल ग्रुप आ रहा है ना, तो क्योंकि इसके लिए थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है तो इसका नेचर डिफरेंट है। यहाँ पे जब क्लोरीन लगाओगे तो डिफरेंट नाम आएगा और इन दोनों पे क्लोरीन लगाओगे तो डिफरेंट नाम आएगा, तो इसीलिए अलग अलग नेचर होने के वजह से हम क्या बोलेंगे कि ये दो क्लोरीन के नेचर सेम है, इनको 1 1 नंबर दे दो, और उसके बाद ये डिफरेंट है भाई दिख रहा है, ये भी डिफरेंट है तो सेकेंड थर्ड और ये क्या हो जाएगा फोर्थ। इसका मतलब इस वाले स्ट्रक्चर से टोटल 4 आइसोमर्स पॉसिबल है, तो यहाँ से कितने पॉसिबल है, 4 आइसोमर। अब अगर इसमें आओ तो दिख रहा है ये चारों ही क्या है, एक ही जैसे हैं, करके देख लेना, ये और इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है तो इसके ये चारों सेम ही हैं, तो कहीं से भी हटा के क्लोरीन लगाओगे सेम ही नाम पड़ेगा, तो इसका मतलब यहाँ से सिर्फ एक ही आइसोमर पॉसिबल है। तो इस यहाँ से क्या कंक्लूड करते हैं कि C5H11Cl के टोटल कितने आइसोमर्स बन रहे हैं, 8 आइसोमर्स बनेंगे। इसका मतलब इसके टोटल आइसोमर्स कितने बन रहे हैं, 8 आइसोमर पॉसिबल है। तो बस यही तरीका है, कोई भी स्ट्रक्चर दिया हो एल्काइल के आइसोमर्स बनाने हैं तो वो स्टेप के हिसाब से जाओ, इजीली आंसर निकल के आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे बोला है, एक क्वेश्चन दे रखा है जिसमें क्या बोला है, राइट ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर आइसोमर ऑफ अमाइन with molecular formula C4H11N। ये दे रखा है क्वेश्चन कि हमें सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने हैं अमाइंस के, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या दे रखा है, C4H11N। C4H11N ये है हमारा क्वेश्चन। तो देखो जिनको जो थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे वो तो ये क्वेश्चन आराम से कर जाएंगे। अब कुछ बच्चे क्या हो जाएंगे, वो इस चीज में अटक जाएंगे कि हमें तो बताया गया था कि C4 के साथ H9 आएगा,
लेकिन यहाँ पे C4H11 आ गया है। तो देखो बोला भी क्या है क्वेश्चन में, अमाइन है ना, तो अमाइन है तो अमाइन में नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन होंगे, तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला भी क्या बनेगा, C4H9NH2। ये है, देखो सिंपल है ये, बस थोड़ा सा इसमें हल्का सा दिमाग लगाना था, क्योंकि अमाइन दे रखा है तो नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन है ना, तो वही चीज दे रखा है C4H9NH2। अब तुम्हें बोला है कि इसके पॉसिबल आइसोमर्स बनाओ। अगर एमसीक्यू में पूछा जाएगा, ऑप्शंस दिए रहेंगे 4, 6, 5, 10, तो तुम्हें पता है कि C4H9 के कितने पॉसिबल आइसोमर्स बनते हैं, यहाँ से 2 बन रहे थे और यहाँ से 2 बन रहे थे। C4H9 के हमें पता है कि 4 आइसोमर्स बनते हैं। तो अगर एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट विद इन सेकेंड ये क्वेश्चन हो जाएगा कि C4H9NH2 के कितने आइसोमर्स बनेंगे, 4। देखो यही बताया गया था ना, जिसमें हमारा ये क्या हो गया, मैंने बताया था फॉर्मूले के हिसाब से RZ, यहाँ पे ये Z फंक्शनल ग्रुप है और ये R एल्काइल ग्रुप है। तो यहाँ पे कैसे बनाओगे स्ट्रक्चर, सबसे पहले तो इसका एक सबसे सिंपलर फॉर्म बना लो, CH3 CH2 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 और यहाँ पे क्या होगा NH2। देखो ये सबसे सिंपलर फॉर्म बन गया। आउट ऑफ द 4 आइसोमर ये सबसे पहला आइसोमर बनेगा, ठीक है, जिसमें कि सारे कार्बन एक साथ होंगे और NH2 एक जगह लगा होगा, ठीक। अब जब हमें दूसरा आइसोमर बनाना होगा तो दूसरा हम कैसे बनाते हैं, अमाइंस में डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटी कैसे क्रिएट कर सकते हो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे ही करके तो बना सकते हो। तो सबसे पहला ये तो 1 डिग्री था, दूसरा स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हो, तुम्हें अमाइन के ही डिफरेंट आइसोमर्स बनाने हैं, तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये कर सकते हो, ये 3 कार्बन एक जगह लगाओ और CH3 नाइट्रोजन के एक हाइड्रोजन की जगह लगा सकते हो। मतलब कहने का ये है C3, इन तीनों को एक साथ रखो, C3H7 H हो जाएगा और एक जगह क्या लग जाएगा, NH3। दिख रहा है, ये क्या हो गया, इसका दूसरा आइसोमर बन गया। अभी भी वही चीज है, ये 4 कार्बन और 7 8 9 10 11 हाइड्रोजन हो गए, तो इसका दूसरा पॉसिबल आइसोमर ये बन गया। इसमें हमारा ये क्या है, ये 2 डिग्री अमाइन है, पहले वाले में क्या है 1 डिग्री अमाइन बना है। अब तीसरी पॉसिबिलिटी क्या कर सकते हो, क्या हम ये कर सकते हैं कि NH है, भाई 4 कार्बन है ना, तो 2 इधर कर दो 2 इधर कर दो, तुम्हें सिर्फ एल्काइल ग्रुप के साथ ही यहाँ पे खेल करना है। तो यहाँ पे क्या कर दोगे C2H5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा C2H5, ये इसका तीसरा आइसोमर बन गया। और ये भी क्या है हमारा 2 डिग्री अमाइन ही है, तो ये है तीसरा आइसोमर। ये दोनों ही क्या है 2 डिग्री अमाइन है, ये हमारा क्या है 1 डिग्री अमाइन है। अब लास्ट वाला कैसा बना सकते हो, देखो अलग अलग आइसोमर्स बनाना है ना, तो लास्ट वाला ऐसा बना सकते हो, NH एक तरफ लग गया C2H5 और बाकी 2 तरफ CH3 ये लग सकता है, तो ये इसका चौथा आइसोमर बन गया। तो ये देखो ये हमारा कौन सा है 3 डिग्री अमाइन है, ये क्या है हमारा 3 डिग्री अमाइन। तो देखो ये ही 4 पॉसिबल आइसोमर्स बन सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से, जो कि हमने बना दिया है। अगर सिंपल कंसेप्ट याद है तो ये सारे आइसोमर्स के क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाते हैं। जो भी पिछले वीडियोस में मैंने बताए थे उस पे बेस्ड मैंने क्वेश्चंस भी करा दिए थे, ये रिमेनिंग पोर्शन था जो मैंने करवा दिया है। अब हम अगले वीडियो से क्या पढ़ेंगे, फंक्शनल आइसोमर्स। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।